प्रिंट मीडिया है अपनी अपनी ये गज़ब हरियाणा के नाम से। तो प्रिंट मीडिया हार्ड कॉपी निकलती है, डॉक्टर आर फूलिया जी सामने खड़े हुए हैं और साथ में उसके प्रकाशक, संवाददाता, संपादक, साथ में हरभजन जी। ऊंचे नाम ऊंचे काम अपने समाज से। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मुझे बहुत अच्छा लगा आज की इस गोष्ठी में यहाँ पर आने के बाद। आज दो महापुरुषों के बारे में, महात्मा ज्योतिराव फूले और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन पे चर्चा हुई और बहुत प्रबुद्ध लोगों ने इस गोष्ठी में भाग लिया। मुझे भी मौका मिला बोलने का और मैं सबको यही अपील करूँगा कि इन महापुरुषों के विचारों को आप आगे पहुंचाएं। जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे भी यही कहूँगा, जो इंटेलेक्चुअल क्लास हैं, कि बाबा साहब को पढ़ें, महात्मा ज्योतिराव फूले को पढ़ें और उनकी जो शिक्षा है वो समाज के उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको उनके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। क्योंकि उन लोगों ने जो समाज के लिए नहीं, इस देश के लिए जो काम किया और पूरी मानवता के लिए काम किया, वो एक बहुत वो किसी एक क्लास के लिए नहीं है, किसी एक जेंडर के लिए नहीं है, किसी एक इलाके के लिए नहीं है, वो पूरी मानवता के लिए है, इस देश की और बाहर के देशों के मानवता के लिए। तो उन सबको पढ़ना चाहिए और सभी से मेरी यही अपील है। धन्यवाद। सर, आज जो पत्रिका है, न्यूज़पेपर गजब हरियाणा समाचार पत्र, ये 2018 से कंटिन्यू प्रकाशित हो रहा है। तो जब इसको शुरुआत की थी और आज का जो समय है, बहुत संघर्ष के बाद आज ये पूरे भारत के विभिन्न राज्यों में, और हमारे साथ में डॉक्टर फूलिया जी हैं, इनका विशेष योगदान इनका हमें हर समय मिलता रहता है। और आज जो ये गजब हरियाणा है, आज पूरे भारत के अंदर विभिन्न राज्यों में और हरियाणा के अंदर बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और इसी तरह ये गजब हरियाणा का के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, गुरु रविदास जी, महात्मा ज्योतिबा फूले और भी जितने बहुजन महापुरुष हैं, उन सब का इसके अंदर जीवन परिचय और उनका संघर्ष, क्या क्या उन्होंने किया, कैसे कैसे उन्होंने उनका वो समय बीता, और बच्चों के लिए सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज के लिए और भी काफ़ी तरह के कंपटीशंस इसमें हम देने का कोशिश करते हैं। और ये सारा डॉक्टर फूलिया जी ने मुझे ये सारा उसके बारे में मुझे बताया और मेरा मार्गदर्शन किया, तो इसलिए मैं ये सभी मैं कर रहा हूँ। कितने साल से चला रहे हैं आप ये पत्रिका गज़ब हरियाणा? सर, 2018 से लगभग 6 साल हो चुके हैं। कंटिन्यू जी, और सभी राज्यों में है ऑल एडिशन। थैंक यू। हिंदी लैंग्वेज है। आप बताएं सर अपनी मीडिया के बारे में। ये आज का जो कार्यक्रम है, इसमें जहाँ तक मीडिया की बात है, तो आप लोग जो है विशेषकर आप दिल्ली से आकर के इसके कवर करने के लिए आए हैं, आपका बहुत धन्यवाद। और जनरल रंगा जी, बाबूराम जी, जो यहाँ के हमारे मीडिया के साथी हैं, वो सदा इन कार्यक्रमों में सहयोग करते हैं इस तरह से, तो उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। और वो अपने काम को बढ़ा रहे हैं आप सब लोगों के साथ मिलजुल करके। गजब हरियाणा का जो उनका पत्र है, पाक्षिक जो है, ये अब ज़्यादा अलग अलग जगह पर जा रहा है और ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ में। और ये चीज़ें ज़रूरी हैं आज के समय के अंदर। मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है इन चीज़ों का, और समाज को जागृत करने में, और ख़ासकर उस तबके को जागृत करने में जिन तक जो है बहुत ज़्यादा चिंतन, पढ़ाई और चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं, उनमें इनका बहुत बड़ा रोल है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ें और उनको तरक्की करें वो, और आप सब लोग भी उनको सहयोग करें, उनके साथ जुड़ें, उनको सहयोग करें, उनको एक प्रोत्साहन दें। धन्यवाद। जिस प्रकार से हम और हमारा समाज अब अपने बहुजन महापुरुषों की जयंतियाँ मना रहा है, क्या इससे मनुवाद कमज़ोर पड़ने की संभावना है सर? नहीं, अकेले जयंतियाँ मनाने से तो कोई भी वाद ना तो बढ़ता है और ना ही दूसरे वाद को कोई कमज़ोर होने की कोई बात होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम जयंतियाँ किस रूप से मना रहे हैं, क्योंकि आप जयंती के अलग अलग रूप देखेंगे। हर जयंती पर ये सजते हैं, लोग आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं। बहुत जगह तो खाने के लिए ही जयंती हो जाती है कि भंडारा अगर लग गया तो सुनने वाले लोग कम रह जाते हैं।
और ये चीज़ दूसरा ये है कि जो लोग बोलने के लिए बुलाए जाते हैं वो लोग क्या हैं, उनका अपना जीवन क्या है, उनका अपना चरित्र और सोच क्या है, वो क्या मकसद है, उनका अपना पढ़ाई का स्तर और चीज़ों का स्तर किस बात कितना है, उन सारी चीज़ों पर वो निर्धारित करेगा कि वो कई जगह तो आप ये देखते हो कि जयंतियों में वही लोग होते हैं जिन लोगों को आप कह रहे हो कि इससे क्या ब्राह्मणवाद कम होगा, उसमें ब्राह्मणवाद के पोषक लोग ही कई बार स्टेजों के मुख्य प्रधान बने होते हैं। तो वही अगर वो बात करेंगे या उनके सामने जो बात की जाएगी तो उससे कोई वाद कम होने वाले नहीं होते हैं, बल्कि बढ़ेंगे उनका, क्योंकि उनको और ज़्यादा पोषण मिलेगा, हमारे लोगों में भी उनकी और ज़्यादा भक्ति बढ़ेगी, उनकी पूजा बढ़ेगी। तो इसलिए हमें अपने कार्यक्रमों को जो ये है, जैसे इसलिए हमने एक गोष्ठी के रूप में किया है, तो गोष्ठी में ये है कि ज़्यादा और फॉर्मेलिटियाँ नहीं, बाकी और चीज़ें नहीं, बल्कि एक चिंतन होना चाहिए और वो भी एक विषय है। जैसे आज हमने योगदान पे लिया है, हाँ हमने योगदान पर लिया है कि क्या महात्मा फुले का और बाबा साहब अम्बेडकर का जो है योगदान क्या है, और वो भी बहुजन समाज के उत्थान में और महिलाओं के उत्थान में या महिलाओं के सशक्तिकरण में। शैक्षणिक स्तर पर आपका एजुकेशन लेवल पर बहुत ज़्यादा फोकस रहा है, जो रहा है कैथल वाले कार्यक्रम में भी और आज के दिन भी, और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब जाने भी इसीलिए जाते हैं। सही। तो सब क्या मतलब शैक्षणिक स्तर सरकारी स्कूलों के आधार पर या सरकार के आधार पर कहीं कमज़ोर है? हाँ, कमजोरियां तो हो रही रही, क्योंकि सरकार का जो पहले दायित्व था और सरकारें जो स्कूल समझ करके ये समझते थे कि हर गरीब बच्चे को भी अच्छी से अच्छी शिक्षा, सिर्फ स्कूली शिक्षा नहीं लेकिन कॉलेज और आगे लेवल की स्तर की शिक्षा तक भी उसके पहुंच हो सके हर परिवार की, वो लक्ष्य रहता था। लेकिन आज वो लक्ष्य छूट रहा है कहीं, और इवन मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटी की शिक्षाएँ बहुत महंगी हो गई हैं, वहाँ पे हर एक के जाने की वो व्यवस्थाएं नहीं हैं, और स्कूली शिक्षा भी जो है उसका भी स्तर गिर रहा है। तो इसलिए उनमें, जैसे मैं स्कूल शिक्षा से वो होकर के मैं IAS तक पहुँच गया, लेकिन आज के स्कूलों की शिक्षा में लेकर के बच्चे इतनी आसानी से IAS तक और बड़ी संख्या में पहुँच जाएंगे, ऐसा संभव होता नहीं दिखता है। तो क्या ऐसे में जैसे संत रविदास स्कूल समालखा में खोला गया है 2002 में, क्या इस प्रकार से पूरे समाज की जिम्मेदारी बन के जगह जगह अपने स्कूल खोले जाएं हर स्टेट? मेरा ख्याल है वो जिम्मेदारी तो नहीं, लेकिन अब उस मुसीबत को झेलने के लिए हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तो हमें ये करना चाहिए कि इसके लिए भी हमारे आंदोलन शुरू होने चाहिए कि सरकार अपने दायित्व से भाग नहीं सकती, क्योंकि प्राइमरीली ये सरकार का दायित्व है और सरकार में हम सभी लोग टैक्स देते हैं, गरीब भी अपना जो है GST भरता है और चीज़ें करती हैं, तो उसकी प्रायोरिटी जो है वो शिक्षा होनी चाहिए, उसका जो प्रायोरिटी का खर्च है वो शिक्षाओं में जाना चाहिए और जगह जाने के बजाय। तो इसके लिए भी हमें दबाव डालना चाहिए, क्योंकि हमारे अपने समाज के पास इतने साधन नहीं हैं। अगर हम ये करने लगेंगे तो ये स्कूल खोलते खोलते ही, जगह जगह हर गांव में स्कूल खोलते खोलते ही हमारी सदियां बीत जाएंगी, और इतना समय हम किसी को नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन ये ज़रूरी है कि हमारे जो बच्चे जो शिक्षा में प्रखर हैं और हैं, उन्हें सपोर्ट देने के हिसाब से, उन्हें आगे के रास्ते बताने के हिसाब से हमें भी करना चाहिए प्रयास। जो समाज से जुड़े लोग हैं, जो साधन वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए हमें, कि जैसे हम अपने परिवार के बच्चों की जिम्मेवारी लेते हैं, उनको ऊंचा बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही जो दूसरे परिवार हैं जिनके पास इस तरह की सुविधा नहीं है या उनमें पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो उनको हमें किसी भी तरह से स्कूलों के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से, वैसे जा करके, या अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन में भी आप जैसों के चैनलों का सहारा लेके और चीज़ करके उन तक भी वो बातें भी पहुँचाएँ, सोच भी पहुँचाएँ और पढ़ाई की चीज़ें भी पहुँचाएँ, कंपटीशन की चीज़ें भी। कुल मिलाकर के सरकार से संघर्ष और दबाव शिक्षा को लेकर बिल्कुल ज़रूरी है, ये बहुत अहम है कि इसके लिए हम खड़े हों, और सरकार को भी ये पता हो कि हम इस चीज़ को ज़्यादा नहीं चलने देंगे, ये चीज़ जो है ज़्यादा आगे वो नहीं ले जा पाएंगे। जी धन्यवाद। तो इस प्रकार से आज कार्यक्रम संपन्न होता है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया।